नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भारत की आवाज में। और रुक करेंगे, आज हमारा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा उन्होंने संदेश देते हुए देशवासियों को एकता का महत्व बताया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र तभी सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्र तभी सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूँ। मुगल बादशाह औरंगजेब था एक दुष्ट व्यक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता की ताकत पर जोर दिया और समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही सीएम योगी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के प्रति अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्हें दुष्ट करार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा था, हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं करने दूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आगरा में औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। योगी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा नहीं करने देंगे। सेनापति जसवंत सिंह ने किया था मुगलों का सामना। सीएम योगी ने वीर दुर्गादास राठौर के साहस और समर्पण को सलाम करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के सेनापति के रूप में मुगलों का सामना किया और उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। जहां दुर्गादास जैसे वीर हो, वहां मुगलों का कब्जा करना संभव नहीं था। योगी ने दोहराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 संकल्प। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 संकल्प भी दोहराए। उन्होंने जोर दिया कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना और अपने वीरों का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वालों से सावधान करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का किया जिक्र। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारे सामने भी ऐसी ही चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को बांटने वाली शक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करने और समाज को एकजुट रखने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति सम्मान को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। आगरा से इस महत्वपूर्ण घटना पर हमारी ये रिपोर्ट।
चलिए इस मुद्दे पर रुक करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव सिंह भारती। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। और सबसे पहला सवाल भारती जी ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए एकता और अखंडता की बात करी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किस और संदेश था, किस और इशारा? श्रद्धा जी, जिस तरह से ही बांग्लादेश की घटना हम लोगों ने देखी, निश्चित रूप से वह सभी के लिए चिंता का विषय है। आप देखिए, तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट में सत्ताओं का स्थानांतरण होता है, लेकिन एक वर्ग को टारगेट करके किस तरह से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, यह वास्तव में हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय था। और समय समय पर जिस तरह से हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग जैसी ताकत पुनः सर उठाने का प्रयास करती है, देश को बांटने का प्रयास करती है, उन ताकतों से लड़ने के लिए, उन ताकतों से सचेत रहने के लिए माननीय योगी जी ने आज सबको सचेत रहने का प्रयास किया और पुनः एक बार स्पष्ट किया कि किस तरह से हम लोग एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर एक रहेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे। इस तरह की बातें आज जिस तरह से आप देखेंगे, चाहे कश्मीर से लेकर और कोलकाता तक, पश्चिम बंगाल की जिस तरह हालात है, देश में विपक्षी और विदेशी ताकतें इतनी सक्रिय हो चुकी थी कि उनको चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ कोई कर रहा हो, उनको भी इस तरह से देश में शरण देकर उनको वोटर बनाकर और देश को बांटने का काम करने के लिए प्रयत्न करना, इस तरह से षड्यंत्र जो है उनके द्वारा किए जा रहे थे। आज माननीय योगी जी ने उसी की ओर इशारा करते हुए हम सबको सचेत रहने के लिए संकेत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम राष्ट्र तभी सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे। वो नेक किसको कह रहे हैं भारती जी? नेक वो हम सभी को कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह के हालात आज बांग्लादेश में हुए, जिस तरह के हालात आज हिंदुस्तान में जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी हम सभी देखते हैं किस तरह से मुस्लिम लीग जैसी व्यवस्थाएं फिर से अपना फल उठाने का प्रयास करती हैं, तो उन्होंने नेक हम सबको कहा है। और उन्होंने नेक का इशारा जो देखिए, हम बांग्लादेश में हिंदू वर्ग बड़ी तादाद में रहता है और व्यापार करता है, और वह बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। लेकिन जिस तरह से जैसे ही दंगा हुआ, सबसे पहले उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर आघात करने का प्रयास, आज तक उनके ऊपर आघात हो रहे हैं। तो अगर हम वास्तव में इन ताकतों को कुचलते रहेंगे, इन ताकतों से सचेत रहेंगे, तो वास्तव में हम नेक रह सकेंगे। और नेक रहने का इशारा हम सभी को लेकर किया है कि इन ताकतों को पहचान कर। भारती जी, जैसे सीएम योगी ने बयान दिया कि उससे एक चीज साफ हो रही है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे पहले बयानबाजी करी थी, विपक्ष पे निशाना साधा था सत्ता पक्ष पे, तो उन्होंने संविधान और भी बातें बोली थी। अब क्या, जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, सीएम योगी के ऐसे बयान आ रहे हैं, एकदम ही आक्रामक रूप उनका देखने को मिल रहा है, तो क्या वो इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं जिससे और भ्रम न फैले? भारती जी, देखिए, विपक्ष मैं पूरे चुनाव और कहता रह गया, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे चुनाव में कहा कि विपक्ष आरक्षण या और मुद्दों पर संविधान को लेकर जिस तरह के भ्रम फैला रही है, और वह सिर्फ अपना किसी भी प्रकार से हित साधने के लिए, और उसको समाज को जाति वर्गों में बांटना हो और उसको चाहे खंड विखंड करने पड़ गए हो, वह उसके प्रयास में कहीं उसने कमी नहीं छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती रह गई, और ये पीढ़ी का झूठा नारा लेकर सिर्फ अपना हित साधने के लिए आज उनका हित छप गया और उनकी सीटों की वृद्धि हो गई। तो उन्होंने दलित और पिछड़ा समाज को दरकिनार करते हुए, और वे जिस चीज के लिए जाने जाते थे, उनमें उन्होंने फिर से अपने आप को रवाने का काम कर दिया है, और वे सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर इस सत्ता में आई थी, और आज भी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। लेकिन जिस प्रकार भारती जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष भ्रम फैलाता है उसका असर बीजेपी को भुगतना पड़ता है? आप ये बात मानते हैं? देखिए, झूठ के पैर लंबे होते हैं और बहुत तेजी से दौड़ता है, और फिर आगे जाके वो धराशायी हो जाता है। वह उन्होंने भ्रम फैलाया
और मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम लोग अपनी बात जिस तरह से हमको पहुंचानी चाहिए थी हम लोग नहीं पहुंचा पाए, और जनता ने हम पर उस तरह का विश्वास नहीं जता पाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान का एक बहुत बड़े वर्ग पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। संविधान का डर दिखाया जाए अगर, तो वो किस तरह से विचलित होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से उन्होंने संविधान, उनको जब लगा कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान का डर दिखाया, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा वर्ग उससे अपने आप को प्रभावित जब महसूस होने लगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की सबसे बड़ी रक्षक है। और भारती जी, जिस तरह से आपने विश्वास की बात करी, आपने खुद ही अभी कहा कि विश्वास नहीं बना पाई, तो क्या अब बीजेपी वो विश्वास बना रही है या जो पहले बना हुआ था उसको और उठा रही है? भारती जी, अरे श्रद्धा जी, जैसे ही चुनाव खत्म हुए और इन्होंने उनके जिस तरह से डिसीजन आ रहे हैं, जो विपक्ष जिस तरह से अपने संगठनात्मक तरीके से जहां पर भी किसी प्रकार का चेयर किसी का कर रही है, तो उससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष की मंशा क्या थी। आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के जिस तरह से अभी बीच में सक्रियता बढ़ी, मैं देख रहा हूं कि विपक्ष में जो भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या विपक्ष, पूरा विपक्ष मिलके वो पूरी तरह से परेशान है कि किस तरह से। अब देखिए, बसपा दलित समाज की बात करती थी, इन्होंने बीच में आरक्षण और संविधान का डर दिखाया और आज सबकी हालत इस्तेमाल हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने नारे के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के बीच में पहुंचाए विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। विकास और सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आज माननीय योगी जी ने इसीलिए सबको कहा कि जो भी विदेश इस समय सक्रिय हो रही है, देश के अंदर सक्रिय हो रही है, उनको पहचानते हुए और सबको आंख और कान खोल के विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो सत्ता का खेल जो खेल रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए, वह देश को किन हालातों में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा था और हम सभी ने देखा है इस तरह से विपक्ष उसमें भी मजे लेने का काम कर रहा था। भारती जी सुनिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे औरंगजेब को दुष्ट करार दिया है और हर बार बीजेपी पे यही आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और एक बार फिर से यहाँ पे उन्होंने औरंगजेब को दुष्ट करार दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हम सभी हिंदुओं का मतांतरण किया, उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों पर जहां हमारी आस्था हम जहां व्यक्त करते थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। तो औरंगजेब तो वास्तव में ये तो इतिहास में हम सभी ने पढ़ा कि औरंगजेब का चरित्र क्या था। उसमें विपक्ष औरंगजेब को लेकर भी अगर इस तरह की बातें कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम करती है, आगरा में बैठकर अगर औरंगजेब की चर्चा नहीं होगी तो औरंगजेब की चर्चा हम कब करेंगे? आज काम नहीं कर रहे हैं सीएम योगी, ये भी तो बांटने का ही काम है। ये भी एक तरफ आप बांट ही रहे हैं, ये बांटने का काम नहीं है जी। भारती जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे सीएम योगी ने जिस तरह से बयान दिया वो भी तो बांटने वाला ही है, क्या वो बांटने वाला नहीं है? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज बांग्लादेश के हालात है उससे हम सभी लोग हताहत हैं। आपके चैनल पे बांग्लादेश की स्थिति दिखाई जाती है, आपके चैनलों पर ही दिखाया जा रहा है किस तरह से बांग्लादेश की स्थितियां परिवर्तित हुई। मैंने फिर कहा, सत्ता स्थानांतरण हुआ, कटका पलट हुआ, उसमें हिंदुओं का क्या दोष था? आज अगर उसमें चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर चर्चा कर रही है तो अगर उसको मेरा सवाल भारती जी, मेरा सवाल ये है कि क्या सीएम योगी खुद बांटने का काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बयान दिया? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। बांटने का काम नहीं है, ये बांटने वाला बयान नहीं है। बिल्कुल बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में जिस तरह के हालात हो गए हैं, जिस तरह से तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी एक धर्म की बहुत हो गई है और वे किसी भी तरह का निर्णय लेने में सक्षम हो गई है, यह हम सभी के लिए चिंताजनक है। और इसी तरह के हालात बांग्लादेश में हुए, इसी तरह के हालात आज पश्चिम बंगाल में, हम सभी पश्चिम बंगाल के हालात देख रहे हैं। तो उस पर अगर आप उसको बांटने का काम, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार पुनः
समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किस तरह से यह बात किस परसेप्शन में कही गई है। इसमें बांटने जैसा कुछ नहीं है। ये जोड़ने वाला बयान था, ये जोड़ने वाला बयान है, आप मुझे बताइए जोड़ने वाला बयान है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर कहा कि जिस तरह से विदेशी ताकतें सक्रिय हो रही है, ये जोड़ने का और घटाने का बयान नहीं है। जिस तरह से विदेशी ताकतें सक्रिय है, जिस तरह के हमारे आसपास का वातावरण बन गया है, उस वातावरण में हम सभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने झेला हुआ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम जैसा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने औरंगजेब का नाम लिया, उन्होंने औरंगजेब को कुछ कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने देश के किसी व्यक्ति का नाम लिया हो, किसी धर्म का नाम लिया हो, इस तरह का उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने सिर्फ औरंगजेब को दुष्ट कहा, और औरंगजेब को 100 बार दुष्ट कहा जाए तब भी कम है। औरंगजेब का कोई भारती जी लेकिन असर तो हो रहा है। देखो आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और यही खामियाजा आप लोगों को अयोध्या में भुगतना पड़ गया। देखिए अयोध्या, मैंने कहा कि भ्रम जो फैलाया जाता है, आज अयोध्या विधानसभा हम लोग जीते थे, लोकसभा हम लोग हारे, और अयोध्या क्या, जिस तरह के पूरे देश में जिस तरह का वातावरण कहा, मैंने पूर्व बयान में ये भी कहा कि जिस तरह से संविधान के इर्द गिर्द एक समाज पूरी तरह से घूमता है और उसको संविधान का अगर डर दिखाया जाए तो वह डर कहीं ना कहीं काम कर जाता है। झूठ कितना लंबे होते हैं, झूठ बड़ी तेजी से दौड़ता है। मैं ये बात तो कह चुका हूँ, और उस झूठ को फैलाने में ऊपर सफल रहा और उसको सीटों में वृद्धि हो गई। लेकिन आज देश की जनता समझ रही है, आज की देश की जनता ने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव को लेकर अगर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव का परसेप्शन अलग था, आज का परिवेश अलग है, और आने वाले चुनाव में उपचुनाव होंगे या देश में 2-3 राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ का परसेप्शन अलग है, परसेप्शन बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से माननीय योगी जी का जो बयान आप कह रहे हैं कि तोड़ने और जोड़ने जैसा है, इसमें जोड़ने जैसा कोई नहीं है। औरंगजेब का नाम लेकर अगर किसी को अगर ये लग रहा है कि विपक्ष वो उस पर हमलावर हो जाए, विपक्ष कह कि नहीं बांटने का काम कर रहा है, तो विपक्ष को लगता है बांटने का काम कर रहा है। हम जिस वर्ग की बात करते हैं, हम जिनकी बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जी भारती जी, अगर बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने, सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। तो क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी थी कि यूपी में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा? भारती जी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए, और माननीय योगी जी ने अगर इस तरह का बयान अगर दिया है, और माननीय योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अगर सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सुशासन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जी भारती जी, सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा जाति और भाषा की हमेशा बात करते हैं। वो कहते हैं कि जाति और भाषा के नाम पे बंटवारा नहीं होगा, तो क्या वो जाति जनगणना को लेकर था, क्योंकि विपक्ष इसकी मांग कर रहा है? देखिए, जाति जनगणना एक अलग विषय है। बात मैं फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग जैसे ये नाग बार बार अपना फल उठाते हैं। भारती जी आपके पास आऊंगे, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुकी हैं इशरत जहां। इशरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जहां पे भी हिंदुओं पर अत्याचार या जहां पे भी हिंसा होती है, वहां पे मुस्लिम लोगों का नाम क्यों आता है? जब हम लोग एक देश में रहते हैं तो सभी के नाम, सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम हिंदू को नाम लेकर, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर एक दूसरे को पाना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम ज्यादातर लोग सब लेते हैं। इशरत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अपने संबोधन में औरंगजेब को दुष्ट करार दिया, इस पे आपके विचार, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इशरत जी, इशरत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए भारती जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। भारती जी, मैं आपसे पूछ रही थी, जाति जनगणना विपक्ष मांग कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा जाति और भाषा की बात पे कहते हैं कि हम बंटने नहीं देंगे। भारती जी, ये देखिए, देश और समाज को बांटने का जो षड्यंत्र विपक्ष हमेशा से करता रहा,
और जाति जनगणना की जो बात करते हैं, जाति जनगणना ये कांग्रेस के समय में हुई, कांग्रेस ने कराई और उसके बाद उसका जो परिणाम आया वह किसी के सामने कांग्रेस ने रखा नहीं। उस पर विपक्ष तो फंसाने का काम करता है, विपक्ष खुद जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, हम जातियों में बदले, हम तो कह रहे हैं कि सबका साथ बसदेव कुटुंबकम की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसमें जाति जनगणना जैसी बात कोई है नहीं। हम तो पंक्ति के अंतिम में खड़ा व्यक्ति, जिसको आज आवश्यकता है, जिसको भी लगता है कि उसको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी, उस समाज को भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। तो उसमें जाति जनगणना जैसी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक जिस प्रकार से धर्म की बात करें, तो आप मतलब औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब, जी बोलिए बोलिए बोलिए। औरंगजेब तो आक्रांता था इस देश में। उसने किस तरह से उस समय धार्मिक जो अल्पसंख्यक थे उनको पर किस तरह से अत्याचार किए, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया। अगर आप इसकी मनी योगी की बात करते हैं या भारतीय जनता पार्टी अगर उसको दुष्ट करार देती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि देश का जो मुसलमान है उसको औरंगजेब की तुलना कर दी। भारती जी, लेकिन ऐसे बयान सुनिए, भारती जी, लेकिन ऐसे बयान से मुस्लिम लोगों की तो भावनाएं आहत होंगी ना, फिर इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब अगर आक्रांता था, उसका नाम लेने से अगर मुस्लिम अगर उनकी भावनाएं आहत होती है, तो वह औरंगजेब की पदवी क्या थी भाई, जो मुस्लिम उनसे डिस्टर्ब हो रहा है, मुस्लिम उनके नाम से डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी बात, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती जी। देश में मुगल आया, वो मुगल था भाई। देखिए, वह एक आक्रांता था और उसने जिस प्रकार से अत्याचार किया, अगर हम उसको उस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे और मुस्लिम अगर उसको अपना धर्म गुरु मानेगा या उसको अपना पैगंबर मानेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यह मुस्लिम भी भटक रहा है। फिर उनको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि किसको अपना। जब वर्ल्ड डेंजर में है, आता है जैवलिन मैन। ये फेंका, ये मारा, जैवलिन मैन। इसे एवर रेडी अल्टीमा का लॉन्ग लास्टिंग पावर चाहिए। टॉयज से बच्चों की इमेजिनेशन चलती रहती है, इसलिए इनकी बैटरी चलती रहनी चाहिए। नई एवर रेडी अल्टीमा बैटरी है 400% लॉन्गर लास्टिंग। की हांडी एक बार चलती है और वो कार की हांडी चल चुकी है, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्या पूरे प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह का इन्होंने वातावरण बनाया था, वह सारी चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। और जो विपक्ष जिस मुबालके में था कि हम उपचुनाव में जाएंगे तो हमको उसी तरह का वातावरण मिलेगा, एक बार उनकी कार की आंधी चल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के हमेशा मूड में रहती है। जिस दिन से चुनाव घोषित होता है, भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरे काम करती है और उन 5 सालों में वो जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विकास की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की चर्चा करती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है, चुनाव चाहे जब हो। इसमें माननीय योगी जी एक्टिव है या कोई एक्टिव, तो परमानेंट, हमारा संगठन तो परमानेंट एक्टिव है। जी भारती जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या था? श्रद्धा जी, बटने और कटने का जिस तरह से अभी आपने कहा ना, जाति जनगणना, और जिस तरह से इस तरह की बातें उठती रहती हैं, और जिस तरह से विपक्ष पहले तो पीडीए का नारा लेकर आता है, बाद में वो पहले तो कहता है कि पीडीए में लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो उसको लगा कि हमारा अगला बार नाराज ना हो जाए, तो उसमें उन्होंने ऐसे अब अगला रीच कर दिया है। तो वो जिस तरह से चुनाव में बांट कर राजनीति करने का काम कर रहे थे, तो माननीय योगी जी ने वही कही है कि हम सभी को एक रहने की आवश्यकता है, और आप उनको पिछला दलित अल्पसंख्यक इस तरह से बांटने का प्रयास ना करें, और अगर इस तरह से बांटने का प्रयास करेंगे। भारती जी, इस एकता में कौन कौन है? जो आप एक की बात कर रहे हैं कि हम एक रहेंगे, इस एक में है कौन आखिर? एक में इस देश की 140 करोड़ जनता है। तो उन्हीं को सीएम योगी आदित्यनाथ बताना चाह रहे हैं कि एक रहे, और उसके बाद ऐसा बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप देखिए,
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रवाद का भाव जागृत हो, देश क्या है इसकी पहचान हो, और अगर हमको राष्ट्र का मतलब समझ में आएगा, हमको अगर राष्ट्रीयता हमको समझ में आएगी, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो विदेशी ताकतें अपना सर उठाती हैं वह अपना सर नहीं उठा पाएंगी। जिस तरह का वातावरण अन्य देशों में, बांग्लादेश कोई हमसे दूर छोड़ेगा, बांग्लादेश की संस्कृति पश्चिम बंगाल की संस्कृति कहीं ना कहीं मेल खाती है, और अगर उस तरह के हालात कहीं होते हैं, विपक्ष में जाने कितने लोगों ने बयान दिए कि हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, हमारे देश में फिर उकसाने का काम तो विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम तो देश का वातावरण सुदृढ़ रहे, देश में राम राज रहे, इसकी कल्पना के साथ हम सरकार में आए हैं, हम सत्ता में आए हैं। तो हम तो यह चाहते हैं कि हम एक रहे और नेक रहे, और कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे इसका मतलब यही है कि अगर हमने छोटी छोटी भाषाओं में बट गए और छोटी छोटी जातियों में बट गए, तो निश्चित रूप से मानिए इसका लाभ पूर्व में भी हम लोगों ने देखा। हम जिस तरह से गुलामी की दास्तां में हम लोग घिरे रहे और हमको विदेशी ताकतों ने गुलाम बनाया, तो वह हम जब एक नहीं थे इसीलिए गुलाम बने। तो हम तो यही चाहते हैं कि एक रहे और नेक रहे, और कटे नहीं तो बटे नहीं, और बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है। भारती जी, जिस तरह से बांग्लादेश में जो भी हालात बने हुए हैं और जिस तरह को भी जो उस डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, और सीएम योगी का ये बयान, क्या वो ये चेताना चाहते हैं उन लोगों को जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी देश के किसी भी राज्य में इस तरह की घटना अपने आप में इंसानियत को मारने वाली घटना है, और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, मैं तो कहता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटना हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको नजीर बनाने का काम किया जाए। और माननीय योगी जी की सरकार में तो हम सभी ने देखा है, ये पश्चिम बंगाल की घटना अगर उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी होती तो निश्चित रूप से मानिए कि अपराधियों के साथ आज क्या हुआ होता। बाबा का बुलडोजर इसीलिए अपराधी काटते हैं कि बाबा को बुलडोजर चल जाएगा, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन हम जब अपराधियों को बचाने का काम करने लगते हैं, अपराधियों के षड्यंत्र करके और उनको षड्यंत्र से बाहर करने का काम करने लगते हैं, तो निश्चित मानिए वह चाहे सत्ता से चिपक के बैठने के लिए भले ही लालायित रहते हो, लेकिन आप समाज की नजरों में वह गिर जाता है। आज पश्चिम बंगाल की सरकार पूरे समाज की नजरों में गिर चुकी है। जिस तरह का कृत्य उनकी पार्टी के द्वारा किया गया, माननीय योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, यानी कि आप मानते हैं कि अत्याचार कम हुए हैं बहन बेटियों पे? भारती जी, निश्चित रूप से अत्याचार कम हुए। शासन और प्रशासन का भय है, बाबा जी का भय है, अपराधी कांप रहे हैं। आपने देखा होगा, हम तो आप ही के टीवी चैनल पे देखते रहते हैं, किस तरह से अपराधी आज बड़े बड़े अपराधी जो जिनकी तारीखें कोर्ट में पड़ती थी और जज तारीख दे देते थे और कहते थे कि हम इसको सजा नहीं सुनाएंगे, आज बड़े बड़े अपराधी थाने में कस्ती लटका कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको सरेंडर करना है, हम सरेंडर होना चाहते हैं। और अपराध से विमुख होकर, क्योंकि बाबा जी का जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर है और उस अपराधियों के प्रति उनका सीधा टारगेट है कि या तो प्रदेश छोड़ जाओ, नहीं तो तुमको उत्तर प्रदेश के अंदर को नहीं रहने देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा जी का अपराध के ऊपर यह कदम पूरी तरह से साकार हुआ है। लेकिन भारती जी, कई बार बीजेपी पे आरोप भी लगता है कि वो अपराधों को जो अपराधी है उसको बचाने का भी कभी कभी काम करती है, क्या ये सत्य है? देखिए, जो आरोप लगाते हैं कौन लोग आरोप लगाते हैं? जो आरोप लगा रहे हैं कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? जिन्होंने सत्ता में रहने के लिए बाहुबल का प्रयोग के लिए किया, जिन्होंने संगठित अपराध को बढ़ावा दिया, जिन्होंने नकल माफियाओं, भू माफियाओं जैसे नाम गलने का काम किया और उनको उदाहरण बनाकर समाज में एक तरह का डर पैदा करने का काम किया कि किसी तरह से उनका डर रहेगा। भारती जी, आप नकल माफिया इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ, जो परीक्षा भी हुई थी उनमें भी देखा गया कि छात्र ही बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? भारती जी, अगर आप जी
भारती जी, अगर आप नकल की बात कर रहे हैं और परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें विपक्ष को तो चलिए फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इसमें तो छात्रों ने ही आरोप लगाए थे कि बीजेपी के चलते ऐसा हो रहा है, उनकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे आरोप लगाए थे छात्रों ने। निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बना था और हम लोगों ने पूर्व में जिस तरह की परीक्षाओं को देखा है, आज तो आप निश्चित रूप से मानिए कि अगर पेपर किसी भी तरह से लीक हो जा रहा है तो बाबाजी कार्रवाई किस तरह की करते हम सभी लोगों ने देखा है। पूर्व में तो क्या था, पूर्व में तो जब तक लिस्ट जारी होती थी बार बार उनकी लिस्टें जारी हुआ करती थी कि आज चाचा शिवपाल की लिस्ट है तो कल रामगोपाल की लिस्ट है तो परसों अखिलेश यादव की लिस्ट है। इस तरह की परीक्षाएं हम लोगों ने देखी है श्रद्धा जी, और हम लोगों ने नकल माफियाओं को किस तरह से सक्रिय इस प्रदेश में देखा है और उनका तंत्र किस तरह से सक्रिय है उसको भी हम लोगों ने देखा है। और परीक्षाओं को लेकर भारती जी, वातावरण की आपने बात करी, वो वातावरण बनाया किसने बनाया वो वातावरण? वो वातावरण समाजवादी पार्टी की सरकारों में बना, वो वातावरण विपक्ष जब ये सक्रिय था और उनकी सरकारें थी कब बना? हम लोगों ने तो उनको कुचलने का काम किया। हम लोगों को अब तो आप ये मानिए कि बाबा जी की सरकार में तो पेपर लीक मामले में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पूर्व में क्या था? पूर्व में क्या था बताइए? संगठन कर रहा है, नकल माफियाओं को संगठित गिरोह चलते थे, नकल माफियाओं के संगठित गिरोह के द्वारा लोगों छात्रों को पास करके और उनको फर्जी तरीके से प्रतिभाओं का हनन करने का काम किया जाता था। लेकिन प्रावधान के बाद भी तो ऐसा हुआ, क्यों कानून को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई भारती जी? मैं वही कह रहा हूँ कि उनका तंत्र इतना मजबूत हुआ था जिस तरह से नकल माफियाओं को सक्रिय करके कमजोर पड़ रही है भारती जी, मतलब बीजेपी कमजोर पड़ रही है कि विपक्ष का जो भी वो फैला रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं उसका असर हो जा रहा है, बीजेपी कमजोर पड़ रही है क्या? बीजेपी अगर कमजोर पड़ रही होती तो बीजेपी कठोर निर्णय नहीं ले पाती श्रद्धा जी। ये जो कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं इसका मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपराध के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख दिखाया है उस रुख को देखते हुए आज आप देख रहे होंगे पुलिस की भर्ती चल रही है, कहीं से किसी भी प्रकार की न्यूज आपको आ रही है, लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो उनको पकड़ा जा रहा है। तो हमको जिस तंत्र में जहां भी गड़बड़ी थी उस तंत्र में हम लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए और हम सफल हुए, परीक्षाओं को सफल करने का काम कर रहे हैं। चलिए भारती जी, अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दानिश अली जुड़े हुए हैं। दानिश अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहला सवाल आपसे, सीएम योगी ने आगरा में बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया मैम अपने शो में ज्वाइन करने के लिए। देखिए, ये सब कुछ जो अब हो रहा है कहीं ना कहीं आत्ममंथन योगी जी ने किया है और उनको लग रहा है कि अब देश बटेगा और वो हालात यहाँ पैदा होंगे। देखिए, ये बात उस दिन जब बांग्लादेश वाली बात सलमान खुर्शीद साहब ने कही थी तो काफी हाय तो वो मचा दी गई थी, मगर कहीं ना कहीं ये हालात है। देखिए, योगी जी जानते हैं कि अग्निवीर का सताया हुआ युवा सड़कों पे आने को तैयार बैठा है, किसान परेशान है, किसान को उसकी लागत का दाम नहीं मिल पा रहा। तो योगी जी इस तथ्य को समझते हुए उन्होंने कहा और अच्छा कहा, और मैं तो इस पे उनकी तारीफ करता हूँ, उन्हें कम से कम देश के हालात तो समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तो हालात सिर्फ अदानी और अंबानी के समझ में आते हैं, गरीब आदमी के हालात हमारी सरकार को नहीं पता। तो योगी जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात कह रहे हैं और उनको एक आत्ममंथन उन्होंने किया, उनको एहसास हुआ कि देश के हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। ये करोड़ों युवा जो बेरोजगार बैठा है मैडम, ये कहीं ना कहीं इसके दिल में गुस्सा है सरकार के लिए, मगर वो एक देश प्रेम ऐसा है कि आदमी अभी तक उस हालात में नहीं पहुंचा। और मैं दुआ करूंगा हमारे युवा हिंदुस्तान के वो गलत रास्ता ना अपनाएं, मगर कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं अपने दोस्तों को सूट बूट की सरकार वो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं मैडम। नहीं, तो बीजेपी को दानिश अली जी दोस्तों के साथ तो सब, दानिश अली जी दोस्तों के साथ तो सब रहते हैं, दोस्तों को सब बचाते हैं। यहाँ पे ये कोई नई बात नहीं है कि दोस्त को बचा रहे हैं या दोस्तों को सब बचा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं शिव सिंह भारती जी। भारती जी, मैं आपका जवाब चाहूंगी इस पे। दानिश अली ने जिस बात जो भी उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है, इसका जवाब? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात नहीं की, उन्होंने कटाक्ष किया और मैं उनको उस कटाक्ष का जवाब दे रहा हूँ।
ये बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, इस तरह के सपने ये लोग देख रहे हैं कि किसी तरह से देश के हालात बिगड़े और किसी तरह से ये जिस तरह से देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका सपना कभी साकार होगा। और ये एक तरह का डर दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इनका डर कोई काम आने वाला नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में हालात जिस तरह के हुए, एक भी बयान, पॉजिटिव बयान किसी भी विपक्ष के प्रवक्ता के द्वारा नहीं आया। किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा कि बांग्लादेश में हालात हुए, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन उनको ये लगा भारत के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। आप इनकी सोच को समझ सकते हैं। जी अलीम जी, आपका जवाब इस पे। अलीम जी, आपका जवाब। जो प्रवक्ता महोदय बैठे, इन्हें मुल्क के हालात का पता नहीं है, वरना मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया, रेप हुए और थाने लूटे हैं वहाँ पे। देखिए, थानों से इंसास राइफल लूटी है और सरकारी असला लूटा गया वहाँ पे। तो क्या देश के हालात खराब नहीं है? तो राजनीति करी अलीम जी, विपक्ष ने उस पर राजनीति ही करी। विपक्ष ने भी कोई ऐसा कुछ नहीं। 700 किसान बॉर्डर पे अपने मुल्क के मर गया। अपने मुल्क के अंदर दिल्ली आने के लिए 700 किसान ने शहादत दे दी। हालात सही है। अग्निवीर सड़कों पे आग लगा रहे थे बसों में, हालात सही है। क्या ये आंखों कान मूंद के बैठे हैं? ये अडानी जी और अंबानी जी ने मना किया मुद्दों बोलने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं? हालात खराब नहीं है मुल्क के, हालात तो खराब हैं, मगर हम फिर दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात ना हो और जल्द जैसे योगी जी को अकल आई है, मोदी जी को भी अकल आ जाए और ये हिंदू मुसलमान खत्म कर दें और इस देश को तरक्की की तरफ लेके जाएं। अलीम जी, आप जिस तरह से दुआएं मांग रहे हैं, चलो अच्छी बात है, दुआएं आपकी कबूल हो, लेकिन विपक्ष भी तो इस पे कुछ कर सकता है। या सिर्फ राजनीति और बयानबाजी ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ करना भी तो चाहिए। अभी तक ये किया है कि विपक्ष जो है देश को बद से बुरी हालत में ले आने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष चाह रहा है कि हालात सुधर जाए, मगर ये अग्निवीर जैसी योजना, शहीद 2 हो गए, सीमा पे मरने वाले शहीद 2 हो गए, अग्निवीर है तो उसका शहादत का दर्जा नहीं होगा। मैडम, मुल्क के हालात तो उन्होंने बद से बदतर कर दिए। पूरा देखिए, पूरा देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, तेल बेच दी, भेल बेच दी, क्या करें और बचा क्या बिकने के लिए मुल्क में? भारती जी, आपका जवाब। भारती जी, आपका जवाब। भारती, चलिए आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। अलीम जी, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। भारती जी, आपका जवाब चाहूंगी। अग्निवीर योजना और इन सब की बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, अग्निवीर योजना की सार्थकता क्या है ये इनको मालूम ही नहीं है। और जो देश के हालातों की ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में इस तरह के हालातों पे जिन पे चर्चा करना चाहते हैं, और ये चर्चा अगर करते हैं तो ये समाज में जाके चर्चा करें। इस तरह से टीवी चैनल पे बैठ के अडानी और अंबानी को अछूता घोषित कर दे रहे हैं कि अडानी अंबानी आप करते रहते हैं। अडानी अंबानी कोई आज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बना दिए, अडानी अंबानी कांग्रेस के समय में भी थे। और अडानी अंबानी क्या थे तो हम सभी ने देखा भी है। आप इस तरह के आरोप लगा के अपने आप को पास साफ कर ले जाए तो ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। देश के हालातों पर हाय तौबा मचा रहे हैं। आज कहाँ पर किसान आत्मदाह कर रहा है? आपके समय में तो किसान आत्मदाह करता था, यूरिया के लिए लड़ाई होती थी, हम यूरिया तक उनको दे नहीं पाते थे। आप क्या बात करते हैं, किस तरह के आप आरोप लगाते हैं। देश में खुशहाली का माहौल है, देश किस तरह से खुशहाल हो रहा है, देश आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। आपने 11वीं पायदान पर छोड़ा था, हम 5वें पायदान पर लेकर आए हैं। अर्थव्यवस्था की शक्ति तो बन जाएगा भारती जी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कौन देखेगा, कौन रोकेगा? और मैं ये सिर्फ बांग्लादेश की ही बात नहीं कर रही हूँ, और भी कई राज्य हैं जहाँ ऐसे होते हैं। उत्तराखंड में भी हुआ था। भारती जी, जवाब रिपीट कर दीजिए, सुनाएंगे। भारती जी, मैं ये कह रही हूँ कि अर्थव्यवस्था और सारी चीजें हो जाएंगी, वो अपनी जगह पे चलती रहेंगी, लेकिन जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको कौन रोकेगा? सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, और भी राज्यों में ऐसी चीजें होती हैं। भारती जी, जहाँ भी अंबानी मोदी जी के बयान में भी परसों आया है, उन्होंने भी कहा कि देश के किसी राज्य में भी घटना हो, ये राज्य देखकर घटनाओं में क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर अगर हम बात करते रहेंगे जी कहीं भी सरकार हो, अगर इस तरह की घटना होती है तो उस पर कड़े से कड़े कानून जो बनाए गए हैं उनको लागू करके और नजीर बनाने का काम किया जाए। तो हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत होती है, इस पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस पर तो
मतलब एक नजर से इस घटना को देखा जाना चाहिए। जी अलीम जी आपके पास आना चाहूंगे। अलीम जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को दुष्ट करार दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? अलीम जी अग्निवीर पे जवाब दे दूं? अग्निवीर पे जवाब दे दूं मैडम? जी दे दीजिए। उसके बाद इस बात का भी जवाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने साहब ने किताब लिखी, जी वो जो किताब अभी रोक दी गई है, केंद्र सरकार द्वारा रिलीज नहीं हो रही है। जी उस किताब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने साहब ने कहा है कि अग्निवीर योजना हमें पता ही नहीं थी, ना हमसे पूछा गया और हम पे थोपी गई थी चुनाव के चलते। जी। अब ये देखिए, इस मुल्क में एक फौजी अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसे रोक दिया जाता है क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ जा रही है। पहली बात तो इनके मैंने जवाब दे दिया इसका, जो ये अग्निवीर की बात कर रहे थे। अब इस मुल्क में 2 शहीद होते हैं, एक बच्चा जो अग्निवीर है अगर वो मर जाए, शहीद होता है तो उसे मरा घोषित करते हैं, उसको किसी तरह कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने तो फौज बांट दी मैडम, इन्होंने तो मुल्क बांटा, हिंदू मुसलमान बांटे और अब फौज बांट दी। इन्होंने तो सब कुछ बांट दिया मैडम, 2 टुकड़ों में कर दिया इस मुल्क को। फौज हमेशा एक होती थी, आज फौज में 2 शहीद हो गए, अग्निवीर अलग है, नॉर्मल फौजी अलग है। तो ये फूट डालो शासन करो का जो इनका नारा है भाजपा का, ये अब कामयाब होने नहीं जा रहा मैडम, और अब आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो रही है कहीं ना कहीं। और रही बात औरंगजेब दुशासन था या नहीं है, इससे हमें मैडम आज कोई मतलब नहीं है। आज हम आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आज के हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं होती? ये हमेशा भूतकाल में क्यों चले जाते हैं? इन्हें डर क्या लगता है? प्रेसिडेंट ने बात करे हमसे। भाई आज मुझे ये बताइए मैडम कि क्या बिल्किस बानो को जो रेपिस्ट थे उनको भाजपा ने स्वागत नहीं किया? ये क्या संस्कारी लोग हैं ये? इन्हें शर्म नहीं आती? एक बेटी का रेप बलात्कार किया गया दंगों में और उसके जो दोषी हैं उनका भाजपा स्वागत करती है कचरे डाल के। हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, मैडम क्या क्या बोले, अब तो जबान थक जाती है बोलते बोलते इनके लिए, मगर ये पेशेंस में है, शर्म नहीं आती बिल्कुल। जी चलिए अलीम जी आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। भारती जी इस बार इनके सवाल जो इन्होंने जितनी भी बातें बोली इसका जवाब दे दीजिए। अलीम जी। भारती जी पश्चिम बंगाल पे भी बोल रहे थे, कुछ पश्चिम बंगाल की घटना उसके भी बोल रहे थे। राहुल गांधी की अग्निवीर पे झूठ बोल के हाथरस उन्नाव उसका बोला, उसका जवाब दे दो। आपको समझ में नहीं आता है, अग्निवीर पर अभी राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया, आपको समझ में नहीं आया। शहीद के पिता ने किस तरह से अपना बयान दिया, क्या आप बात करते हैं? इतना आप दुख जता रहे हैं, इस तरह का कष्ट जता रहे हैं, आपकी घटनाओं की सिलेक्टिव घटनाएं आप देख लेते हैं, आपको आपके राज्यों के हिसाब से आपकी उन घटनाओं का आप जिक्र करेंगे। हाथरस और उन्नाव का जवाब दे दीजिए। घटना हुई उस पर भी बोल रहे थे, उस पर आपको प्रतिक्रिया नहीं आई आपकी? अरे सुनिए जरा बात सुनिए। अभी आपने कहा था देश में खुशहाली आई है। मैडम ये बताइए, जिस मुल्क में 80 करोड़ जनता मुफ्त का राशन ले रही है, गरीबी रेखा से नीचे है, क्या वो मुल्क खुशहाल हो सकता है? 80 करोड़ जनता, ये सरकारी आंकड़े भाजपा के, सरकार के, मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो जिस मुल्क में 80 करोड़ जनता फ्री राशन ले रही हो, भुखमरी पे जी रही हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, वो देश खुशहाल हो सकता है? उस देश का कारोबारी खुशहाल है मैडम, अदानी अंबानी खुश है, आवाम खुश नहीं है। 80 करोड़ जनता फ्री राशन ले रही है। अब या तो ये कह रही है झूठ है, और अगर झूठ नहीं है तो इसे सच मानिए और जवाब दीजिए। चलिए भारती जी जवाब दे दीजिए। भारती जी जवाब आपका। राशन, आप उस राशन की योजना का विरोध कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब यही है। और आपको यही नहीं पता है कि वो राशन की योजना कब शुरू हुई थी? कोरोना काल में जब तबाही मची थी, लोग घरों पे बैठ गए थे, तब राशन क्या बात कर रहे हैं? कोरोना काल में अगर ये राशन की योजना ना आई होती तो देश के हालात क्या हुआ? क्या आप दानिश जी थोड़ा सा अध्ययन करके आया करिए। दानिश जी मैं आपके अरे पास आना अध्ययन चाहूंगी। नहीं साहब, ये बताइए, जिस मुल्क में 80 करोड़ जनता मुफ्त राशन ले रही है और उस थैले पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आता है, तो वो मुल्क 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है क्या? आप खुद पढ़ के आइए, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है लगता है, आप तैयारी करके नहीं आए। आप इकोनॉमिक्स जानते क्या होती है? 125 करोड़ हिंदुस्तानी में 80 करोड़ फ्री राशन ले रहा है जी। चलिए आप दोनों मेहमानों का, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ दानिश अलीम जी जुड़े और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शिव सिंह भारती जी जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें